मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का हड़ताल जारी है 16 तारीख से। हालांकि हड़ताल में जो विभाग और ये आंदोलनकारियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा था उसकी परिणति ये हुई कि विभाग ने 7,500 के लगभग संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया, उनकी नौकरी समाप्त कर दी। आप जानते हैं, आप 5-6 दिनों से ये भूख हड़ताल पर भी हैं, 14 लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इन सारे परेशानियों के बावजूद एक तरह से कहें कि न भीड़ घट रहा है न हौसला कम हो रहा है। सारे लोग डटे हुए हैं अभी भी और हर स्थिति को निपटने की तैयारी में है। मतलब सारे लोगों से मिलना, सभी जो नेतागण हैं अन्य दलों के भी, उनसे भी बात करना, और ये चल रहा है। और अब स्थिति ये आ रही है कि आमने सामने की लड़ाई, हालांकि इनको हटा दिया गया लेकिन बावजूद लड़ाई आमने सामने की हो रही है। और अब भी जो 1000, 1500, 2000 जो भी लोग हैं जो अभी काम पर हैं, उनको भी लौटने की बात कही जा रही है, उनसे निवेदन किया जा रहा है। और इनका अब भी मानना है, जैसे आज ही मंच से कुछ लोग बोल रहे थे, उसको आप सुन लीजिए, आप समझ जाइएगा कि इनका अभी भी सोच है कि अब इनकी लड़ाई जीत के कगार पर पहुंच गई है। सुनिए पहले ये वीडियो, छोटा क्लिप आपको दे रहा हूं, उसके बाद बात करते हैं। क्या कर सकता है नहीं कर सकता हम लोग देखे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और आपको हर बार कह रहे कि आपके चेहरे पे शिकस्त नहीं होना चाहिए, शिकस्त तो हमारे आदरणीय पे होना चाहिए। और यहीं से कह रहे बड़ी बहुत सारे लोग जय सिंह सर को जितना भी हो सका आप लोगों ने दिया, लेकिन बहुत कम बोले भैया, उसको और ज्यादा बोल सकते हैं आप, उनको और बोले, उनके लायक भी है, उनको जितना बोला जाए उतना ही कम है। अगर उनमें थोड़ा भी इंसानियत होता ना तो हम लोग से वार्ता बैठक कर लेते, लेकिन हम लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने का भी रीजन था, हमारे कुछ साथी जो 30 तारीख का पोल सुन के चले गए थे, उनको लगा था ये भैया हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लोग अभियंता है और हमको जो है एक कदम आगे बढ़ा करके 4 कदम पीछे खींच दिया। वही हम लोगों ने विभाग के साथ उस दिन किया, जो हमारे साथी चले गए और रिटर्निंग में 1200-1500 लोग आए थे और कल भी आए थे, लेकिन वो जो डाटा बताया गया था वो कल 12, 1 बजे 2 बजे का डाटा था विभाग के पास। तो हमारे पास अभी भी 1500 से 2000 के अप्रोक्स में सभी कर्मी जो है कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए हैं। उनको बस बुलाना है और हमको उम्मीद है कि अगर हमारी बात उनके कानों तक जा रहा होगा तो जरूर आएंगे, अगर उनमें थोड़ा भी 1% भी इंसानियत होगा तो। और आपको हम बता दें कि अगर आज के आज हम लोग 0 कर देगा तो कल विभाग से कॉल आएगा, जैसे अपील निकलता है वैसे ही अपील निकलेगा कि आप लोग आइए और हमसे वार्ता कर लीजिए। तो सुना आपने, मतलब कि लड़ाई अब भी जारी है और पूरे जोर के साथ जारी है। अब दूसरी ओर देखिए कि आज इनमें से कुछ लोग मिले पप्पू यादव से, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ भी परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो किसी तरह की हो, पप्पू यादव को अगर कोई याद करता है तो पप्पू यादव खुद पहुँच जाते हैं, अन्यथा उनको जानकारी मिलती है तो बिना बुलाए हुए भी पहुँच जाते हैं और मदद की कोशिश ज़रूर करते हैं। चाहे वो बाढ़ का समय हो या किसी भी तरह के आपदा का समय हो, किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई हत्या हो गई हो या कोई भी घटना हो, तो पप्पू यादव एक अकेले नेता हैं जो हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। तो पप्पू यादव ने सुना तो पप्पू यादव भी पहुंच गए वहाँ पे। पप्पू यादव से मिलने 2 लोग गए थे और जब अपनी व्यथा कथा बता रहे थे तो आंखों में उनके आंसू था। पप्पू यादव बड़ी संजीदा व्यक्ति हैं, वो तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने संबोधित किया। और संबोधित किया तो एक राजनेता की तरह नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने स्पष्ट जो एक गार्जियन का रोल होता है, एक अभिभावक का रोल होता है, उस अभिभावक में बात की। यहाँ तक कि जब जिंदाबाद होने लगा तो कहे कि भैया जिंदाबाद मत करो, क्योंकि जो आएगा तुम उसका जिंदाबाद करोगे।
साथ में यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि इसमें से कोई भी इंसान नहीं है। देखिए, जिसके मंच पर खड़े हैं उसे सच्चाई आंख में उंगली डालकर दिखाना ये बड़ी बात है जो पप्पू यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि जब मामला होगा, मैंने उनके कहने का मतलब कि जब सरकारें बनेगी, जब चुनाव होता है, जब वोट होता है, तब आप इंसान नहीं रहते हैं, अच्छे व्यक्ति की तलाश नहीं करते हैं, तब आप हो जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, यादव तो भूमिहार, तो ब्राह्मण, तो राजपूत, तो तमाम तरह के लोग। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं एक अभिभावक की तरह आपकी मदद करूँगा। और जब सारी बातें, देखिए बातें तो उनको पहले से पूर्व से पता थी, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन लगा दिया जो मंत्री हैं संजय सरावगी को, और संजय सरावगी से उन्होंने बात की। बात करने में उन्होंने एक तरह से कहें कि कई बार निवेदन किया कि भाई ये आपके भाई हैं, इनको देखिए, कहीं दूसरे ही विभाग में समायोजन कीजिए, लेकिन इनको देखिए। बताते हैं कि इसको लेकर संजय सरावगी ने कहा कि हमने पहले भी समीक्षा की थी, पहले भी कहा था कि आप लोग वापस आ जाइए, इन लोगों को समय दिया गया था लेकिन ये लोग नहीं आए। और सबसे बड़ी बात कि यह कहा गया कि उन लोगों को जिस काम के लिए रखा गया था वो काम मेरा हो गया है, मतलब कि अब यूज हो गया है, अब थ्रो कर दो, यूज और थ्रो की पॉलिसी की बात वहाँ कही गई। पप्पू यादव ने बड़े स्पष्टता से कहा कि यहाँ के जो नेताओं का चरित्र है आप जानते हैं, और क्या मामला है कि ये लोग कभी जनता की बात नहीं सोचते हैं, केवल चुनाव और वोट की बात करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे। 2-3 महीना चुनाव के समय जनता की बात सोचते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि आपकी बात रास्ते पर आएगी? मतलब क्या ये लोग मदद करेंगे? स्पष्ट, बड़ी साफगोई से उन्होंने सारी बातों को रखा। लेकिन पप्पू यादव ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मॉनिटरिंग करता रहूँगा इसका, और 7 तारीख को मैं आऊँगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एसीएस से भी बात करूंगा। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी न पप्पू यादव से ये लोग मिले हैं या पप्पू यादव यहाँ आए हैं, उन्होंने मंत्री से भी कहा कि इस विषय पर हमने पहले भी आपको कहा था, मतलब कि बिना किसी अप्रोच के भी पप्पू यादव ने इन संविदा कर्मियों के लिए बात की थी, और यही पप्पू यादव को बड़ा बनाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 तारीख को आऊँगा और उसके बाद फिर देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो एक पहले आप ये सुन लीजिए पूरी बात जो आपके मंत्री हैं उन तक रखें। मंत्री भी यही है ना, मिनिस्टर संजय सरावगी जी। मैंने 2 बार बातचीत की संजय सरावगी जी से, मैं अभी आपके सामने सुना दूं। उन्होंने कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट भाई जी नहीं है। सरकार जब कोई चीज बहाली, पहले तो उन्होंने एनजीओ की बात की कि ये संविदा कर्मी जो बहाल होता है वो सरकार के माध्यम से बहाल नहीं होता है, ये बहाल किसी न किसी एनजीओ, किसी न किसी कंपनी के माध्यम से होता है। उसे तय कर, जो बात आई मैं वो पहले कह रहा हूं, फिर जो बात आई उसको मैं कह रहा हूं। मैंने उनसे बातचीत की, उसके बाद उन्होंने कही कि सरकार जब किसी संविदा पर किसी को रखती है तो उसमें पूरा क्लोजर होता है कि हम कभी भी इसके लिए बाध्य नहीं है, इंटाइटल नहीं है, और आप परमानेंट नहीं हो सकते, और आपको कभी भी सरकार हटा सकती है, बाद में आप इसके लिए कंपेल नहीं करेंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार जब जब बदलती है या पदाधिकारी बदलते हैं तो फिर पुराने साथियों को जो पैसा लेके या किसी भी तरह पैरवी पर बहाल किया जाता है उसको हटा करके फिर अपने तरीके से पैसे कमाने का एक संविदा कर्मी का जरिया हो जाता है, ताकि उसको और अधिक पैसा मिले और नए तरीके से हम संविदा कर्मी को हम बहाल करें। तो हमने कई बार, एक बार लगाना, बातचीत उनसे 2 बार की, और मैं आपको ओपन सुना देता हूं कि मेरी बातचीत पहले भी हुई थी।
मेरी दिलचस्पी आपके साथ है खून की तरफ, लेकिन जब आप लोग, मैं कई बार इस धरना में पहले भी देखा कि हमारे बच्चे इस तरह के राजनीति करने लगे हैं जड़ता वाली। जब बीपीएससी की लड़ाई हो रही थी तो यहाँ कोचिंग माफियाओं ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया और इतना गंदा खेल खेला नेताओं ने कि हमारा मन टूट गया। मंत्री जी, क्या हाल है भ्राता श्री भाई? मेरे 7 साल वाला जो संविदा कर्मी बेचारा, ये लोग धरना पर भूख हड़ताल में 14 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमने पहले भी आपसे एक बार याद होगा रिक्वेस्ट किया था अपने इसी मामले को लेकर, और आपने कहा भी था कि भाई मेरे हम लोग इस मामले में इस संविदा कर्मी वाला तो देख लीजिए, 13,000 बच्चे इतना लंबे समय तक काम किया, तो आप तो इतना तजुर्बावान हैं, पूरा का पूरा आपके ब्रेन में रहता है, तो इसको तो आप देख लीजिए कैसे होगा भाई मेरे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है भ्राताश्री से, प्लीज बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, कम से कम उसको तो आप ये कर लीजिए भ्राताश्री। आप ही न तोड़वाएंगे। एक बार अपने भाई को, छोटा भाई है आपका जी 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 हाँ, नहीं, बात आप वही बात मैंने आपकी भावनाओं को पहले ही इन लोगों को बता दिया है, एकदम क्लियर बताया है। लेकिन क्या कोई ऐसा अपने विभाग में जिसको इन लोगों को उस विभाग में हम लोग करके, ताकि इनको कंपलसरी हो जाए भाई मेरे, और हमारे 13,000 बच्चे बच जाए जी। नहीं, लेकिन दूसरे विभाग, दूसरा कोई अपने विभाग में कोई इस तरह का जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में इसको डाल दीजिए। आप देखिए ना भाई मेरे, नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोई बात नहीं भाई, आप ही का ना है भाई, आप ही का ना है, आप उसको देखिए ना। ठीक है, थोड़ा देखिए, एक बात समझिए भैया, हम फिर आइएगा कोई जात का जिंदाबाद कीजिएगा, फिर कोई हिंदू मियाँ, बस चुप हो यार, यूथ क्या बोलोगे हमारे सामने? जानते नहीं आप लोग जहर है। हमारा जिंदाबाद छोड़ दो भैया, हम बहुत साधारण आदमी हैं। आप लोगों को जिनका जिंदाबाद करना हो, जहां रहना हो रहो। हम ना दुनिया में भगवान से डरते हैं, ना हम भीड़ भाड़ से डरते हैं। हमने पहले भी आपको कहा कि उन्होंने हमको बोला कि भैया इन लोग की एक प्रोग्रामिंग में बहाली हुई थी, वो प्रोग्राम मेरे विभाग से खत्म हो गया। और ये बात मैंने पहले भी उनसे कहा था कि एक प्रोग्राम यदि खत्म हो गया और साथ जिससे आप काम लिए हैं उसको किसी दूसरे प्रोग्रामिंग में या दूसरे चीजों में आप उसको इन्वॉल्व कर लिए। तो उनका कहना था ये लोग क्या हुआ, जो लोग भूख हड़ताल तोड़ के गए उसको भी कुछ लोगों ने डरा धमकारा है और जगह जगह ये लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करने लगा। तो उनका कहना था फिर भी हमने समीक्षा की है भैया, और फिर हम एक बार समीक्षा करेंगे। वो मैं समझता हूं कि बहुत वाचाल नहीं है, अस्थिर आदमी है। जिस समाज से आता है वहां अस्थिर आदमी का ही गुंजाइश है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस रिक्वेस्ट को समझ लीजिए और इन बच्चों की परिस्थितियों को समझिए। बोला मैंने अपील की थी भूख हड़ताल तोड़ने, उल्टे और भी लोग चले गए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, सरकार संवेदनहीन है और इस देश का नेता 24 घंटा 24 मिनट सालों भर नेतागिरी करते हैं, सिर्फ वोट की सियासत करता है। जहां बेनिफिट होता है उतना ही काम करता है
और चुनाव के 6 महीने और 3 महीने ही ये लोग जनता के बारे में सोचता है ठगने के लिए। या 6 महीना में इन लोगों को वोट चाहिए, उसके अलावे ये नेता लोगों का कोई धंधा नहीं है। पूरे देश में हिमाचल डूब गया 80%, पंजाब लगभग 65%, एक नेता नहीं गया, एक नेता नहीं गया। मर गया हिमाचल, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब लोग लाखों मर जाते हैं तब ये लोग नहीं जाता है। तो आपको क्या लगता है आपके बारे में सोचेगा ये लोग? मैंने इसीलिए आपके सामने भाई से बातचीत की कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं औरों की तरह कोई काम करता हूं। मैं सेक्रेटरी से भी बात करूंगा अभी, आप भरोसा रखिए। गाड़ी में बैठते हुए, चूंकि मुझे पूर्णिया जाना है, मेरे यहां बाढ़ आया हुआ है और सभी गांव में एम्बुलेंस देना है, तो हमको पूर्णिया पहुंचना। 2 बच्चे की हत्या हो गई खगड़िया में, वहां भी जाना है। लेकिन अभी 2 बच्चे आपके गए थे, हमारी नजर पड़ते ही पीछे उनका चेहरे पर आंख में आंसू था। मैंने कहा अपने लीडर लोगों को कि पहले वहां चलिए, फिर वहीं से हम निकलेंगे। मुझ पर, मैं आपके साथ मेरा परिवार की तरह रिश्ता है और मुझे राजनीति नहीं करनी। और मैं आप लोगों के बारे में जानता हूं, आप लोग इंसान नहीं है, जात हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, जादव हैं, चमार हैं। इंसान इस देश में एक कोठो नहीं। इसीलिए जब इंसान है ही नहीं और पप्पू यादव अपेक्षा करे तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। इसीलिए हमको सब पता है। मैं आपकी मदद करने इसलिए नहीं आता हूं कि मुझे कोई तगमा लेना है। हम 100 करोड़ मिलियन हमारा व्यूअर्स है। हम मोदी जी का 90 है, राहुल जी का 73 है और तेजस्वी जी का 41। इसलिए मुझे आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम संतुष्ट हैं कॉमन आदमी के बीच, मिडिल क्लास के बीच। हम आपसे इतना ही कहेंगे, इस बिहार को बचाने में आप सब लोग सहयोग करिए, हाथ जोड़ते हैं, अच्छे इंसान की मदद करिए। मैं आपके साथ हूं, हर दिन मैं आपको मॉनिटर करूंगा। जरूरत होगी तो 7 तारीख को मैं आकर के 2 दिन नहीं हूं, कल और परसों 6 के रात में आऊंगा। मेरे यहाँ गणेश पूजा भी है, मिलाद भी है, मैं दोनों करके लौटूंगा। 7 को मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपके लिए ही दीपक जी से समय मांगा था, जो सरकार चलाते हैं, हमें समय नहीं मिली। समय मिल जाएगा तो मैं गंभीरता से आपकी बात रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी मैं मदद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करता हूं। तो ये उनका जो वक्तव्य था बहुत लंबा था, मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको दिया जो यह चीज़ को दर्शाता है कि सरकार क्या सोचती है लोगों के लिए। मतलब कि एक ही मुद्दा होता है, एक ही अर्जुन की तरह, अर्जुन जैसे मछली की आंख को देख रहा था, वैसे ये सारे जो नेता हैं उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि चुनाव में जीतेंगे कैसे, वोट कैसे बटोरेंगे, और उसी लिए काम होता है। जो जिससे लगता है कि उनको लाभ है उनका काम किया जाता है, और जिससे लगता है लाभ नहीं है उनको यूज करके फेंक दिया जाता है। वही स्थिति आज संविदा कर्मियों की है। तो आज का यही प्रोग्रेस है, आज की यही बात है। देखते हैं कल क्या होता है। फिर 7 तारीख को पप्पू यादव आते हैं, तो वो इस मैटर को किस तरह लेते हैं। मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था उसमें बताया भी था कि जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की गई है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि हो न हो कि तेजस्वी यादव भी इनको मदद करें, सभा स्थल पर आए, इनको संबोधित करें और प्रयास भी करें। चूँकि युवाओं की बात होती है तो तेजस्वी यादव की बात तो स्वाभाविक है कि आएगी, चूँकि युवाओं के लिए शुरू से वो मुद्दा उठाते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।